दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। सवाल और कवक के बीच का होता है लाइकेन। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रोड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो उसको बोलते हैं भाई कंडक्शन, हिंदी में बोलते हैं चालन। तो आप कंडक्शन से याद रखें, क्योंकि कोई भी जो लोहे की वस्तु है या कोई भी मेटल है जो वो गर्म होगी, कौन सी विधि से होगी? कंडक्शन विधि से होगी। क्लियर दोस्तों? कंडक्शन विधि से कैसे? जैसे मैं आपको एक ये बता देता हूँ। जैसे ये फॉर एग्जांपल लोहे की मेटल है, तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे इस प्रकार से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या ये कह सकते हो एटम्स इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी मेटल को नहीं लेके चल रहा हूँ, एक सिंपल जनरल लेके चल रहा हूँ। आप सपोज करते हो कि यहाँ से क्या है, आपने एक मोमबत्ती जलाई इसके नीचे और इसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो इसमें क्या कंडक्शन विधि क्या होगी कि जैसे आप यहाँ इसको गर्म कर रहे हो, ये नहीं कि यहाँ से आपने इसको गर्म करने किया और ये सिरा आप हाथ से पकड़ा हुआ है कि साथ में ये पूरा का पूरा ये सिरा भी इतना गर्म हो जाएगा कि तुरंत आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या, पहले ये सिरा गर्म होगा और इस सिरे के साथ जो ये एटम्स है इनमें ऊष्मा आएगी और धीरे धीरे जब इनके संपर्क में ये दूसरे एटम्स है फिर ये गर्म होंगे। इस प्रकार जो ये इस प्रकार से चलेगी आपके गर्म होता हुआ, ये इसको बोलते हैं क्या? कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन। क्लियर है दोस्तों? तो मेटल में कंडक्शन से होता है। और यदि आपको इसी की जगह, जैसे लोहे की रोड दी है, यदि इसकी जगह कोई गैस दे दे, जैसे पूछ ले कि हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या कोई भी गैस दे दे यार, कहने का मतलब ये है, तो फिर कंडक्शन की जगह क्या हो जाएगा? कन्वेंशन। कन्वेंशन। कंडक्शन की जगह क्या, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवहन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? संवहन बोलते हैं। कंडक्शन को क्या बोलते हैं? चालन। तो दोनों। और यदि सूर्य की किरणों की बात करें तो क्या हो जाएगा? रेडिएशन। सूर्य की किरणें किस प्रकार से वातावरण को गर्म करती है, किस विधि से? तो आपको कंडक्शन भी मिलेगा, कन्वेंशन भी मिलेगा और रेडिएशन भी मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? रेडिएशन। तो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन, संवहन विधि और रेडिएशन विधि जिसे विकिरण विधि भी बोलते हैं और चालन विधि, तीनों आप याद रखोगे। गैस के बीच में संवहन विधि, और यदि मेटल्स के बीच में करें, जैसे लोहे की रोड है या कोई भी मेटल्स की रोड है, तो उसमें चालन विधि, और सूर्य की किरणें है तो रेडिएशंस। क्लियर है दोस्तों? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मित्रों? यदि नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो समझ में या कुछ आपके दिमाग में घुस रहा है या नहीं, क्योंकि बड़े शानदार क्वेश्चन और बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों। कहीं और आपको ये इस प्रकार से इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। किसका भाई? कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवार। खरपतवार क्या होती है दोस्तों? जैसे आपने गेहूं की बिजाई कर दी तो उसके साथ कुछ फालतू की चीज़ें भी उग जाती है, और वो क्या करती है दोस्तों, जैसे हमारी गेहूं की फसल है उसको अच्छी उपज नहीं होने देती, उनको अच्छी तरीके से उनका फलन फूलन या वृद्धि नहीं होने देती, उनको बोलते हैं खरपतवार। तो ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? उनको बोलते हैं बायोवीडिसाइड्स। क्या बोलते हैं उनको? बायोवीडिसाइड्स। यानी कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक बायोवीडिसाइड्स कहलाते हैं। कौन से साइड्स? बायोवीडिसाइड्स। बायोवीडिसाइड्स कहलाते हैं। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? बायोवीडिसाइड्स। बायोवीडिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे सामान्य अग्निशामक कौन है? तो उनको बोलते हैं जल अग्निशामक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं भाई वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज। किस प्रकार की इमेज? रियल इमेज। जिन्हें कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वो किस प्रकार की इमेज होंगी? रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज।
नेक्स्ट देखिए मित्रों, सॉरी थोड़ी सी, हाँ देखिए अब कि कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं, आयन। उनको आयन बोलते हैं। आयन की वजह से क्या होता है, जैसे कॉपर सल्फेट के, कॉपर के आयन और सल्फेट के आयन, कॉपर के होते हैं पॉजिटिव आयन, सल्फेट के क्या होते हैं, नेगेटिव आयन, और वो क्या होते हैं, बिजली के वाहक होते हैं उस विलयन के अंदर। नेक्स्ट, पानी के गिलास में रखा गया 1 चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या है, एक पानी का गिलास लिया और इसमें पानी फिल किया है, तो हमने जैसे 1 चम्मच को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो हमें चम्मच ऐसा न दिख के हमें क्या है, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो एक्चुअली में वो मुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन वो क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हमें क्या है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, किस जीव का में परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण यानी सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता। तो सर्कुलेशन सिस्टम किस में नहीं होता, हाइड्रा के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता भाई, याद रखोगे, ये तो रटना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है बायो के इस क्वेश्चन में, कि सर्कुलेशन सिस्टम किस में नहीं होता, हाइड्रा के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट, धूम कोहरा जिसे स्मोक बोलते हैं, किसका मिश्रित रूप है, तो ऐसे क्या बनता है भाई, स्मोक, और जी लास्ट में किस में आता है, फॉग में। तो जो इन्हीं से दोनों शब्द से मिलाकर बनाया गया है स्मोक, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग। जैसे कैसे देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसको, जैसे स्मोक है SMOKE प्लस फॉग है FOG। तो इसमें स्मोक बनाया गया है, पहले 3 अक्षर इसके उठाए गए हैं स्मोक के, और आखिरी अक्षर इसका। तो जो ये है अक्षर है, ये इनको छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। या ये कह सकते हो कि पहले अक्षर, आप दूसरे तरीके से भी इसको आप समझ सकते हो, जैसे SMOG प्लस FOG, पहले 2 अक्षर इसके और अंतिम 2 अक्षर इसके, तो आपका क्या बन गया, स्मोक, ठीक है। इसमें क्या है, आपके स्मोक के और फॉग के, स्मोक के पहले 2 अक्षर उठाए हैं और लास्ट के 2 अक्षर फॉग के, तो क्या बन गया आपका, स्मोक। तो स्मोक किस किस का मिश्रण है, स्मोक प्लस फॉग का। उम्मीद है दोस्तों याद हो गया होगा क्वेश्चन आपको इस ट्रिक के साथ, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा। फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, यानी उनके अंदर से जो नमी है वो निकाल दी जाती है, तो इसलिए उनको क्या बोलता है, निर्जलीकरण बोला जाता है। कौन सा करण बोला जाता है दोस्तों, निर्जलीकरण। नेक्स्ट, द्रव्य द्वारा लगाया गया दाब गहराई के साथ बढ़ता है। कोई भी द्रव्य है, यदि उसके द्वारा कोई दाब यानी प्रेशर लगाया जाता है, तो आप जितनी गहराई के अंदर जाओगे तो वो गहराई के अंदर क्या है, आपका बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इनके होने का कारण क्या है, वायरस है। क्योंकि वायरस है, उसके ऊपर उसका एंटीबायोटिक का कोई फ़र्क नहीं होता वायरस के ऊपर, तो इसलिए जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि जो जुकाम और फ्लू है किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट, अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, उसको किस विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता है, तो उस विधि का नाम बताना है आपको। उस विधि का नाम होता है दोस्तों, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्रभाजी आसवन विधि। तो अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता है, प्रभाजी आसवन के द्वारा अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को परिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों इसी कड़ी में अपना, उस रक्षा तंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। उस रक्षा तंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, तो वो कौन सा है भाई, फ्यूज। देखो दोस्तों, हमारे घरों में जैसे ही लाइट आती है, बिजली आती है, सबसे पहले हमारा बाहर एक
बिजली बोर्ड द्वारा मीटर लगाया जाता है। उसमें से फिर एक जो तार होती है हमारे घर में आती है, तो वो जो तार है हमारे एक सिस्टम से लगाया जाता है जहाँ पर एक जाड़नुमा फ्यूज़ लगाया जाता है। दोस्तों ये जाड़नुमा फ्यूज़ उन घरों में मिलेगा जहाँ पे पुरानी फिटिंग होगी, लेकिन आजकल इनकी जगह क्या है, एमसीबी ने ले ली है। एमसीबी लगाई जाती है फ्यूज़। एमसीबी और फ्यूज़ कोई अलग चीज़ नहीं है, वही फ्यूज़ और वही एमसीबी है। और भी काफ़ी सारे आपके विद्युत परिपथ होते हैं, जैसे टीवी होता है, आपका इन्वर्टर होता है, उनके अंदर भी फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपको एक कांच की बनी हुई ऐसे नली सी मिल सकती है, ठीक है, उसके अंदर एक तार लगा हुआ होता है, ये भी फ्यूज़ का काम करता है। और जो आपने पुराने फ्यूज़ देखे होंगे खेतों में भी और घरों में भी, उनके अंदर एक जाड़ सी बनी हुई होती है, उस जाड़ के अंदर हम क्या एक तार लगाया जाता है। तो ये जो फ्यूज़ है, ये इस फ्यूज़ का जो हमारा काम होता है, इस फ्यूज़ के अंदर जो तार यूज किया जाता है, ऐसा तार यूज किया जाता है इस फ्यूज़ के अंदर जिसका गलनांक क्या हो, कम हो, गलनांक क्या हो, कम हो। और दोस्तों जो विद्युत क्या धारा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो सहन कर सके, लेकिन गलनांक उसका कम होना चाहिए, ताकि यदि कुछ ऐसा हो, शॉर्ट सर्किट हो या कहीं से ऐसी चीज़ हो जाए, शॉर्ट सर्किट की बजाय या कुछ और ऐसा घटित हो जाए, तो उसमें क्या है, ये फ्यूज़ तार बीच में से कट हो जाए और पूरी की पूरी घर का जो लाइट है वो आपका डिसकनेक्ट हो जाए और आपके घर की जो फिटिंग है पूरी की पूरी वो जलने से बच जाए, आपका एक बड़ा नुकसान होने से बच जाए। इसी प्रकार आपकी एमसीबी काम करती है। जैसे ही कहीं फॉल्ट होता है या कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, विद्युत परिपथ के अंदर लॉस होता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, एमसीबी आपकी क्या है, नीचे गिर जाती है, जिससे क्या है, आपका जो विद्युत परिपथ है पूरे घर का वो सुरक्षित रहता है, आपकी फिटिंग नहीं जलती। आप लेकिन एमसीबी लगाने का क्या फ़ायदा आजकल होने लगा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में क्या है, आपके घर में 3 कमरे हैं, एक रसोई है, एक बाथरूम है, तो क्या है, आप अलग अलग एमसीबी लगवा सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 एमसीबी आपने क्या है बाहर अपने मीटर के पास लगवा दी आपने सर्किट के अंदर। इस कमरे की अलग, 2 नंबर कमरे की अलग, 3 नंबर की अलग, ये रसोई है जिसे किचन बोलते हैं, और ये बाथरूम है, बाथरूम की अलग। तो अब क्या होगा दोस्तों, इन सब को क्या है कि जैसे 1 नंबर के लिए 2 नंबर 3 नंबर, जैसे कहीं आपका किसी पर्टिकुलर में यदि फॉल्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फॉल्ट आता है, आपका कमरे नंबर 2 में फॉल्ट आता है, तो जो आपकी एमसीबी है जो आपने लगाई हुई है, यहाँ पर आपने 5 एमसीबी ऐसे लगाई हुई है, तो आपके जो 2 नंबर की होगी एमसी वो क्या है, नीचे डाउन पड़ जाएगी और इस कमरे का जो है वो कट ऑफ हो जाएगी लाइट आपके विद्युत परिपथ से। तो और हमारे बाकी घर में क्या है, लाइट जलती रहेगी। लेकिन पुराने सिस्टम में फ्यूज़ सिर्फ एक लगता था, उसमें यदि ज़्यादा शॉर्ट सर्किट या कुछ इस प्रकार के पूरे घर की लाइट चलती थी। इसलिए जो एमसीबी है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इस केस में। और दोस्तों कभी ना कभी मैं आपको पूरा विद्युत परिपथ, यदि आप बोलोगे तो पूरा विद्युत परिपथ घर का कैसा होता है, उसमें नीली तारें होती हैं, रेड तार होती है, काली तार होती है, यदि उन सब की जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, मैं उस पर पूरी शानदार वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। जैसे क्लास 10वीं के विद्यार्थियों को बताई गई है, पूरी शानदार वीडियो के साथ मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। तो फ्यूज़ के बारे में दोस्तों समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट देखिए कि पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, तो वो होता है भाई आपका राइजोबियम। तो पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके, वो होता है आपका राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है भाई, वो राइजोबियम होता है जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, देखो ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर का अपना महत्व होता है साइंस के अंदर। और दोस्तों हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप हो, हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ, तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और साथ ही साथ आपको ऐसे बहुत सारे एजुकेशन ग्रुप होते हैं, वहाँ पे वीडियो को आप शेयर करो। और जो नए व्यूवर्स जो इसको पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आप किसी भी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे मनोविज्ञान है,
मनोविज्ञान है, विज्ञान है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्टों में एक बार आप ज़रूर देखें। उनमें वीडियो हैं, शानदार वीडियो हैं, ज़रूर देखें दोस्तों। आपके कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, जिन्होंने अब तक भी लाइक नहीं किया इस बेहतरीन वीडियो को, वो अब फटाफट लाइक ज़रूर कर दें। तो यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहता है कि द्रव्यमान बढ़ता है, तो द्रव्यमान बढ़ने पर क्या है, घर्षण बल क्या है भाई, बढ़ता है। याद रखोगे कि द्रव्यमान यदि बढ़ेगा तो घर्षण बल भी बढ़ेगा। यानी जो घर्षण बल है, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो क्या है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, द्रव्यमान पर। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, म्यू। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर आपकी रिएक्शन है, जो किसको शो करता है, आपका वेट को। आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, mg होता है। तो ये कह सकते हैं कि F mg के ऊपर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि m बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि जैसे आपका F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, mg होता है। यानी कोई रिएक्शन हुई आपका और F इज इक्वल टू म्यू आर। और भाई R एक ऐसी रिएक्शन होती है जो किसके बराबर होती है भाई, mg के बराबर होती है। तो हम F बराबर क्या बोल सकते हैं, म्यू mg बोल सकते हैं। और इस केस में F देखो, म्यू भी कोफिशिएंट है, G भी कोफिशिएंट है, तो F किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पे। यदि भाई m बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे बेहतरीन इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिल सकती, इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के, जिसमें लोहा और कैल्शियम हो। लोहा और कैल्शियम, देखो मासिक धर्म होता है प्रत्येक 28 से 27 दिन के बाद, ये जो किशोरावस्था के बाद लड़कियों में पाया जाता है, जिससे काफ़ी हीन भावना से देखा जाता है हमारे समाज में। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने भी इसमें बहुत से प्रयत्न किए हैं, और भी काफ़ी NGO है, सामाजिक संस्थाएं हैं, फिल्में हैं। आपने पैडमैन फिल्म देखी होगी दोस्तों, पैडमैन, जिसमें काफ़ी इसके बारे में बताया गया है कि हमारे समाज में किस प्रकार से विकृतियाँ हैं। जैसे हम भी देखते हैं हमारे समाज में किस प्रकार से हैं। जब भी मासिक धर्म लड़कियों में आता है, वो पूजा नहीं कर सकती, किसी मंदिर में नहीं जा सकती, किसी को कुछ परोस नहीं सकती। क्यों दोस्तों, ऐसा क्या है कि ये तो क्या है, कुदरत ने क्या है, एक सर्कुलेशन सिस्टम दिया है हमारे शरीर में, लड़कियों के शरीर में। तो ये क्या है, इस चीज़ की जो, इस प्रकार की जो बातें हैं वो गलत है। आज भी हम देखते हैं कि कोई लड़की पैड खरीदती है, स्टेफी वगैरह कुछ, तो क्या है, बड़े ही आराम से धीरे से बोलकर और उसको बड़े छुपा कर क्या है ऐसे लाया जाता है, किसी की नज़रों में ना लगे। दोस्तों ये विचारधाराएं क्या है, गलत हैं। इन विचारधाराओं को हमें बदलना होगा, तभी एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई ऐसी कहीं बात कहीं ऐसे संविधान में लिखी हुई हो, या ऐसे कोई धर्म की ग्रंथ है, कुरान, बाइबल या गीता या महाभारत, ऐसी कहीं लिखी हो कि मासिक धर्म में कोई लड़की पूजा नहीं कर सकती, फास्ट नहीं रख सकती, व्रत नहीं कर सकती, मंदिर में नहीं जा सकती, किसी को भोजन नहीं परोस सकती, खाना नहीं बना सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आजकल तो जो ज़माना है वो लड़कियों का ज़माना है। आप किसी भी खेल में देखें या किसी और उसमें देखें, तो हमें क्या है, हम युवा वर्ग को क्या है, इस विचारधारा को बदलना होगा, ताकि हम क्या है, एक नए भारत का निर्माण कर सकें और एक सशक्त भारत का निर्माण कर सके। तो दोस्तों मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। यदि फिर भी मेरे द्वारा कोई बात, यदि कोई क्वेश्चन या कोई जानकारी गलत दी गई है तो मैं अक्षमा याचना आपसे मांगता हूँ। फिर भी दोस्तों आप हमारे साथ बने, इस चीज़ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।